स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन पीसीसी क्लास। मैं सौरभ राठौर आज आपका स्वागत करता हूं 12th क्लास के फिजिक्स में। आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। जो फिजिक्स में सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था, शायद आपको ध्यान हो, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। इट मीन्स relations between J, sigma and E and electric field and mobility। तो चलिए अब हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेस पे जो मटेरियल है इनको तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए कौन कौन सा है। एट फर्स्ट है कंडक्टर, और नेक्स्ट है इंसुलेटर, और ये है सेमीकंडक्टर। अब देखिए, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो रेजिस्टेंस का फैक्टर आया हुआ था उसमें आपने देखा था कि रेजिस्टेंस के चार फैक्टर हैं। एक लेंथ, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरा टेम्परेचर, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल में आपने क्या देखा था कि जो कंडक्टर है उसकी तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और जो इंसुलेटर है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। इट मींस रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज होती है जो करंट को फ्लो करने सपोज करती है। इनके अपोजिट जो कंडक्टिविटी है वो क्या करते हैं, करंट को फ्लो करने में सपोर्ट करती है। तो इसी बेस पे आपको देखना है जो कंडक्टिंग बॉडी है उसकी रेजिस्टिविटी तो होती है कम, और जो इंसुलेटिंग बॉडी होती है उसकी रेजिस्टिविटी होती है हाई। तो देखिए, एट फर्स्ट कंडक्टर में आप क्या कह सकते हैं, ऐसी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करे। इट मींस जिसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो, वेरी वेरी स्मॉल, इट मींस नील हो, उसे हम कह देंगे कंडक्टर। ए स्पेशल टाइप्स ऑफ मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी स्मॉल और नील एंड कंडक्टिविटी इज वेरी हाई इज कॉल्ड कंडक्टर। इट मींस आप यूं लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी स्मॉल इज कॉल्ड कंडक्टर। और जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होते हैं। तो यदि रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस कंडक्टिविटी इज वेरी हाई इज कॉल्ड कंडक्टर। तो देखिए, जो कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कम होगी और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसे हम कंडक्टर कहेंगे। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी जो सिल्वर होता है ये बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। तो आप कह सकते हैं सिल्वर is the best conductor of electricity। Silver is the best conductor of electricity। अब देखो बच्चों, जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर में यदि हम स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं, तो चार्ज फ्लो करने लगती है एक एंड से दूसरी एंड, क्योंकि ये कंडक्टर है। हम यूं कह सकते हैं, इन कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस are applied across the end, then charge are flow from one end to another end and also behave as conductor। तो जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे कंडक्टर है। चलिए, इनके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना इंसुलेटर इनके बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी वेरी स्मॉल और इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी वेरी हाई। तो आप यूं कह सकते हैं, ए स्पेशल टाइप्स ऑफ मटेरियल whose resistivity is very high which can be oppose the flow of motions of current is called insulator। It means conductivity is very very small। When
potential difference are applied across the end of material, then charge does not flow from one end to another end, so also behave as insulator. It means insulator में आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी करते हैं फिर भी चार्ज फ्लो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है जो कि करंट को फ्लो करने से अपोज करती है, इसी वजह से इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इट मींस इंसुलेटर में आप कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, resistivity is very high and conductivity is very low, is called insulator. एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं जो भी नॉन मेटल्स है ना बच्चों, नॉन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रांगली बाइंडेड होता है और फ्री मूव नहीं कर पाता, इसलिए इंसुलेटर है। अदरवाइज नहीं तो अदर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं प्लास्टिक की, मैं बात कर रहा हूं न्यूज़पेपर की, रबड़ की, ग्लास, ये सब जो है बिल्कुल ही पुअर कंडक्टर है, इट मींस इंसुलेटर ही है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होती ही नहीं है। तो एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं प्लास्टिक, ड्राई वुड। देखो बच्चों याद रखना जो ये वुडन ब्लॉक होती है ये मे भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देती है। ये किस कंडीशन में कंडक्ट करती है? कई एक बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वुडन ब्लॉक जो है कंडक्टर या इंसुलेटर। जो ड्राई वुडन ब्लॉक है ना वो तो 100% इंसुलेटर होता है, लेकिन जो वुडन ब्लॉक जिसके अंदर मॉइस्चर इट मींस वाटर की क्वांटिटी होती है, जो वेट होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप वुड बोलते हैं तो उनके आगे ड्राई लगाना जरूरी है। तो ड्राई कंडक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन जो वेट है जिसमें मॉइस्चर है, जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए यहां पे ये होगा ड्राई वुड। फिर है रबड़ और ये न्यूज़पेपर एटसेट्रा, ये सारे इंसुलेटर। बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है। इनके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ये थर्ड टाइप है। देखिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इंसुलेटर में कंडक्ट नहीं हो रही है, बट सेमीकंडक्टर में क्या होगा? सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में भी और मे नॉट भी कंडक्ट होगी। सेमीकंडक्टर हम यूं कह सकते हैं इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी both are possess the intermediate range between the conductor and insulator. It means may be conduct the electricity or may not be, मतलब ये कंडक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों बातें हो सकती है, 50-50% पॉसिबिलिटी होगी। इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट रेंज, क्योंकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, और जो सेमी कंडक्टर होगी इनकी होगी इंटरमीडिएट। तो हम यूं कह सकते हैं ए स्पेशल टाइप्स ऑफ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी both are possess the intermediate range between conductor and insulator. It means may be or may not be conduct the electricity. Is called semiconductor. एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं जितने भी मेटलॉइड्स हैं ये सारे के सारे सेमी कंडक्टर हैं। लाइक एज मान लीजिए आप ये जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन एटसेट्रा, ये सारे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट रेंज में होगी। याद रखना बच्चों ये जो सेमी कंडक्टर है ना इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ये किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होती है। आप पढ़िएगा नेक्स्ट चैप्टर एक है सेमी कंडक्टिंग डिवाइस, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे
कि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। एक तो होती इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और एक होती होल्स जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होती है। तो सेमी कंडक्टिंग के अकॉर्डिंग यदि आप स्टडी करते हैं तो इन सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्ट ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फिलहाल याद रखिए, होल्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है। तो बच्चों इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल है, देखा आपने, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब देखते हैं हम ये ईएमएफ क्या होता है, किसे कहते हैं ईएमएफ, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम बात कर रहे हैं ईएमएफ की, तो देखिए जैसे कोई सेल है, अब जो ये सेल है, इस सेल में ये देखिए ये तो है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कि मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे आपको पता होगा कि चार्ज हमेशा और हमेशा जो फ्लो करती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और तब तक जब तक कि इक्वल ना हो जाए, जिसे कि हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो बट यहां पे ईएमएफ किसे कहते हैं, जो सेल है ये क्या कर रही है, एनर्जी को स्टोर कर रखी है। इट मींस ये इंटरनल स्टोरेज एनर्जी में से जो पोटेंशियल अप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो कर पाएगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दोनों टर्मिनल के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ही हम कहेंगे ईएमएफ। ये तब जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो ईएमएफ के लिए द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ टर्मिनल व्हेन करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड ईएमएफ। इट मींस ऐसे लिख सकते हैं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between both terminals when current does not flow through it is called EMF। EMF को हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं E से, ये है EMF। तो EMF स्टोरेज है, तो ये स्टोरेज जो सेल जो स्टोर कर रखी है ईएमएफ है, और इसी से जो सप्लाई होगी वो बनेगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, जितने भी कंडक्टिंग बॉडी है, एक भी ऐसी कंडक्टिंग बॉडी नहीं है जिसमें कि 100% रेजिस्टेंस जीरो हो, रेजिस्टिविटी जीरो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट डज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें स्मॉल एक्सटेंट में रेजिस्टेंस होती ही होती है। तो फिलहाल हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, इट मींस जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो और जो इलेक्ट्रोड्स है वो, इनके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाएगा, इसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए जैसे मान लीजिए ये जो है सेल है, इसमें जो सॉल्यूशंस यूज किया गया है, ये सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। अब इसमें जो मेटालिक रॉड इमर्स किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, कैथोड और एनोड। तो अब जो ये इलेक्ट्रोड्स, ये है इलेक्ट्रोड्स और ये है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोड्स में एक तो होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाएगा, इसे ही हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस
offered by electrodes or electrolytes when current flow through it is called इंटरनल रेजिस्टेंस. इसे ही हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और यही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस. इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ये स्मॉल एक्सटेंट में. तो इंटरनल रेजिस्टेंस को जनरली बच्चों स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज किया जाता है उससे तो हम कैपिटल आर से करेंगे, बट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. अब इनके कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर्ड करते हैं. तो एट फर्स्ट देखिए, जैसे इलेक्ट्रोड्स दो, एक होता है कैथोड और दूसरा है एनोड. जो दो इलेक्ट्रोड्स है देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो फैक्टर है, तो एट फर्स्ट क्या देखिए, जो ये इलेक्ट्रोड्स है, मान लीजिए कैथोड है और दूसरा ये एनोड है. अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इस बात पर डिपेंड करेगी कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ज्यादा है या कम है. तो इट मींस यूं कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशंस, डिस्टेंस ऑफ separations between both electrodes, is that clear? देखिए दूसरे जो फैक्टर है वो क्या है, नेचर concentrations and टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. अब इनको देखिए ऐसे समझिए, नेचर में यदि इलेक्ट्रोलाइट्स में मान लीजिए ये गुड कंडक्टर है, इट मींस इजीली ये आयनों में डिसोसिएट हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, जिसकी वजह से ये इजीली आयन को प्रोड्यूस करे, ये बढ़िया कंडक्टर होगा और लेस रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा. क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में यही तो है. इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, जब आयंस मूव करती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. तो आयंस कब मूव करेगी, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज करते ही सॉल्यूशंस अपने आयनों में डिसोसिएट होगी. जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर प्लस प्लस और सल्फेट माइनस माइनस. जब ये आयन में डिसोसिएट होगी फिर मूव करेगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और कंडक्टर होगा. और कंडक्टर का अपोजिट होता है रेजिस्टेंस. तो पहली बात है नेचर में क्या है कि जो कंडक्टिंग मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशंस है वो कम रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा. दूसरी बात होगी कंसंट्रेशंस. क्या होती है, आयनाइजिंग कैपेसिटी द टोटल नंबर ऑफ आयन which is produced in unit amount of solutions which is directly responsible for conductions of electricity. आयंस ज्यादा मूव करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होगी और लेस रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगी. तीसरी बात इसी में टेम्परेचर. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉल्यूशंस अपने आयनों में डिसोसिएट होगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. तो ये दूसरी फैक्टर है. तीसरी फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स. अब देखिए जो इलेक्ट्रोड्स यूज किया गया है क्या क्या, मे बी कॉपर हो सकता है, मे बी जिंक भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है या अदर मेटल्स. तो उस मेटल्स का नेचर क्या है, नेचर में वो गुड कंडक्टिंग है या पुअर कंडक्टिंग है. यदि गुड कंडक्टिंग है तो लेस रेजिस्टेंस, पुअर कंडक्टिंग है तो ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफर्ड की जाएगी, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है. फिर है क्रॉस सेक्शनल एरिया.
जो इलेक्ट्रोड की ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, रेजिस्टेंस इस पर इनवर्सली डिपेंड करता है। एरिया बढ़ेगी और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों ये इंटरनल रेजिस्टेंस के ये 4 फैक्टर है। एट फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड सच एज कैथोड एज वेल एज एनोड। दूसरी बात है नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स which is also known as electrolytic solutions, and nature of electrodes, metallic rod which is immersed into electrolytic solutions, and finally cross section area of electrodes। तो ये 4 फैक्टर है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रोड्स है बच्चों, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है और जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रही हो तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स इन ए क्लोज सर्किट, इट मींस करंट फ्लो फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पहले जो मैंने आपको बताया था ईएमएफ में क्या होता था? जब करंट फ्लो ना हो, बट अब की बार इसमें क्या करंट फ्लो होगी। तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स इन closed circuit, it means current flow from it is called terminal potential difference. It is represented by V। इसे बच्चों V से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो ये आपको बताया गया अभी EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेसिक टर्म्स है। अभी हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे सेल के कि पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। सेल की कॉम्बिनेशंस करेंगे सीरीज और पैरेलल में, तो इनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो अभी ये कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल की बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो रही है। तो अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V और जो ईएमएफ है वो, इन दोनों में रिलेशंस क्या है इसमें याद रखना है। ईएमएफ एंड V में जो रिलेशंस है, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? V इक्वल टू ईएमएफ माइनस IR, V इक्वल टू ईएमएफ माइनस IR। अब देखो जितनी स्टोरेज है ना ईएमएफ सेल ने स्टोर कर रखा है, तो इसमें से जो करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी पोटेंशियल है, ये निकल जाएगी, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इट मींस V इक्वल टू होगा EMF माइनस IR। यदि V और EMF को डिफाइन करना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, इफ I इक्वल टू 0 देन V इक्वल टू EMF। तो आप EMF को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द 0 एम्पियर करंट, इट मींस करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट, then the terminal potential difference is equal to EMF। तो EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ये कब होगा? जब करंट 0 होगी। तो बच्चों ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया था, एक तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक EMF। देखिए दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट कर दिया है। इसमें मेन डिफरेंस क्या है? तो देखिए ये 5 डिफरेंस ये पॉइंट आउट कर रखे हैं। जैसे आपको बताया गया था ईएमएफ ऑफ सेल, जो सेल है ना ये इंटरनल स्टोरेज जो है ईएमएफ जो स्टोर कर रखी है, तो ये तो ईएमएफ है। और जब सप्लाई होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले तो आपको मैंने बताया ही था कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब?
जब सर्किट ओपन होगी, इट मीन्स करंट फ्लो नहीं होगी, उसे तो हम कहते हैं ईएमएफ। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट, इट मीन्स ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। इनके बिल्कुल अपोजिट देखिए, इसमें क्लोज सर्किट करना है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स, इट मीन्स टू इलेक्ट्रोड्स when circuit are closed, it means current flow through it is called terminal potential difference। देखिए सेल की जो ईएमएफ होती है ना, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है, तो इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस बट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इनके नेचर पे डिपेंड करते हैं कि ईएमएफ ज्यादा होगी या कम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे ही, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। देखिए जो ईएमएफ है, आप यूं कह सकते हैं ये एक सोर्स है, जो सेल है ये ईएमएफ प्रोवाइड करवा रही है, तो प्रोवाइडर है तो इसलिए इसे हम सोर्स का नाम दे सकते हैं। हम यूं कह सकते हैं ईएमएफ इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट प्रोवाइड करवाने के बाद क्या इफेक्ट होगी, वायर के थ्रू जो करंट जा रही है उनकी क्या इफेक्ट है, वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, मेजर्ड बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल, दोनों टर्मिनल ऑफ सेल के जो करंट फ्लो हो रही है, जो पोटेंशियल है, उनको मेजर्ड करती है, यह है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एक कोज है, एक कारण है प्रोड्यूसर का, और ये क्या है, एक इफेक्ट है। फिर इनके बाद जो ईएमएफ है वो क्या है, ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ग्रेटर होगा, कब होगा, जब करंट उसमें से फ्लो करेगी। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल, जो सेल की ईएमएफ है उनसे ये ग्रेटर होगी, कब होगी, जब सेल चार्ज होगी। जब सेल चार्ज है तो उस कंडीशन में ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल व्हेन सेल इज चार्ज। तो ये डिफरेंस है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल की। जैसे आपने देखा होगा जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में आपने देखा था एक सीरीज और एक पैरेलल। तो उसमें सीरीज में क्या आया हुआ था, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3। तो वो तो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन थी। अभी अभी जो आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए गए थे, कौन कौन से, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ये जो हमने क्या किया था, ग्रुपिंग ऑफ सेल की प्रिपरेशन किया था। तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल हम किसे कहते हैं, सेल क्या है, सेल जब एक पॉजिटिव टर्मिनल हो एक नेगेटिव टर्मिनल हो तो उसे हम कहते हैं सेल। और ये क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो ये तो सेल है। लेकिन जब दो या दो से अधिक सेल को हम आपस में कनेक्ट करते हैं एक ही वायर से या अलग अलग वायर से, तो उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज बैटरी। तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल भी दो टाइप से है, एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरी है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जब दो या दो से अधिक सेल को एक ही वायर से कनेक्ट किया जाए, इट मींस एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए, तो इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस। सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, दो सेल लिया, ये मान लीजिए फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। फर्स्ट सेल की ईएमएफ E1, सेकंड की ईएमएफ 2, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2, दोनों को कनेक्ट कर दिया। आप ऐसे कह सकते हैं, कंसीडर टू सेल्स whose EMF is E1 and E2 are connected to each other through the single wire whose internal resistance is R1 and R2, small r1 and small r2, internal resistance, and we have to calculate the equivalent EMF और internal resistance। तो देखिए आप फर्स्ट सेल के लिए
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के लिए क्या, VAB इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू, अभी अभी आपको बताया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में क्या रिलेशन है। तो आप यू लिख सकते हैं EMF1 माइनस IR1। देखिए इसमें जो करंट है ना सीरीज में वो सेम होती है, करंट सेम रहेगी बट पोटेंशियल अलग हो जाती है। तो ये है VAB इक्वल टू EMF1 माइनस IR1 इक्वेशन 1। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंड सेल, सेकेंड सेल के लिए VBC इक्वल टू VB माइनस VC इक्वल टू EMF2 माइनस IR2। ये दो हो गए। अब दोनों सेल की पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो टोटल अलजेब्रिक सम करना है। तो अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू सेल्स, दोनों सेल्स की पोटेंशियल डिफरेंस क्या, ये VAC इक्वल टू VAB प्लस VBC, AB प्लस BC इक्वल टू AC। ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2। ठीक है, अब देखो VAB इक्वल टू क्या, EMF1 माइनस IR1 प्लस EMF2 माइनस IR2। ठीक है, चलिए सेम सेम को ऐसे लिखते हैं EMF1 प्लस में EMF2 माइनस I कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन लेते हैं, ये है R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये VAC इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सेल का। इट मींस E इक्विवेलेंट इक्वल टू EMF1 प्लस EMF2 और R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये EMF। यदि सेल 2 सेल है तो 1 प्लस 2, अगर लार्ज नंबर ऑफ सेल हो तो n नंबर ऑफ सेल है तो n नंबर टाइम्स में हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इफ n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट इक्वल टू EMF1 प्लस EMF2 प्लस में EMF3 प्लस डॉट 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 EMFn and R equivalent is also R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 Rn. Therefore, in series combinations of cell, the total sum of EMF of individual cells is directly equal to equivalent EMF. Similarly, the total sum of internal resistance of individual cells is equal to equivalent internal resistance in series combination. तो बच्चों ये सीरीज कॉम्बिनेशंस में इस तरह से इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो आपको सेल है दो अलग अलग वायर से कनेक्ट करना है। मान लीजिए जैसे ये एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, दूसरी सेल ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ये अब देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हम देते हैं A और इस पॉइंट का नाम है B1 और इस पॉइंट का नाम है B2 और इस पॉइंट का नाम है C।
दो सेल लिया है, दोनों अलग अलग वायर से कनेक्ट किया गया है। याद रहे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट बाहर निकलती है, ये I1, और इनसे जो निकल रही है ये है I2, और दोनों मिलकर इधर करंट है I। अब पॉजिटिव से I1 और नेगेटिव में जो एंटर करेगी ये भी I1, और ये I2 और ये है I। ठीक, जो फर्स्ट सेल है इसकी ईएमएफ है E1 और इसकी ईएमएफ E2, रेजिस्टेंस R1 R2, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V। ठीक है, तो बच्चों जो दो सेल लिया है, दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है। ईएमएफ E1, ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब इनकी हमें निकालने इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो चलिए देखिए, एट फर्स्ट ये है जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट आपने पढ़ा होगा किरचॉफ्स लॉ में, जब दो या दो से अधिक वायर एक ही पॉइंट पे मीट करे तो उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। और जंक्शन पॉइंट पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल होती है। तो देखिए यहां पे I1 और I2 आ रही है और I जा रही है। इट मीन्स एट जंक्शन पॉइंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। चलिए इनको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट सेल की पोटेंशियल है और जो सेकंड सेल की पोटेंशियल, ये निकालते हैं हम। पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सेल V इक्वल टू VB1 माइनस VB2 इक्वल टू EMF1 माइनस I1 R1। ठीक है, अब चलिए इनको इस साइड लाते हैं। V प्लस I1 R1 इक्वल टू EMF1। अब ये प्लस का इस साइड ले चलते हैं, माइनस का, तो I1 R1 इक्वल टू EMF1 माइनस V, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाते डिवाइड में। I1 इक्वल टू EMF1 माइनस V अपॉन में R1। तो देखिए जो ये फर्स्ट सेल की इलेक्ट्रिक करंट I1 इक्वल टू EMF1 माइनस V अपॉन R1। अब चलते हैं सेकेंड सेल में। पोटेंशियल ऑफ सेकेंड सेल एज इट इज V इक्वल टू VB1 माइनस VB2 इक्वल टू EMF2 माइनस I2 R2। अब देखिए सेम इसी तरह से एक्सचेंज करेंगे तो I2 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां लिख देता हूं मैं। सिमिलरली I2 इक्वल टू EMF2 माइनस V अपॉन में R2, ये I2 की वैल्यू। अब ये I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट, I इक्वल टू EMF1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस EMF2 माइनस V अपॉन में R2, ये हो गया। अब देखिए इनको ऐसे लिखते हैं, EMF1 अपॉन में R1 प्लस में EMF2 अपॉन में R2। ठीक है, माइनस V कॉमन लेके 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। क्लियर है, माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2, माइनस V कॉमन ले लिया तो ये है। अब देखिए अब I इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या होगा R1 R2 और ये है EMF1 R2 प्लस में EMF2 R1। इज दैट क्लियर? फिर
माइनस वी एज इट इज, और ये है R1 R2 एलसीएम R1 R2 और ऊपर R2 प्लस R1, ये हो गया। तो बच्चों अब क्या करना है, देखिए ये स्टेप में हमें आई है ना, आई को इस साइड लाना है, वी को इस साइड लाना है, इनको स्टेप वाइज आपको करना है। तो देखिए V इक्वल टू ये हो गया EMF1 R2 प्लस में EMF2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। देखिए हमने क्या किया, ये एक्सचेंज किया है। क्या एक्सचेंज किया, जैसे हमें V निकालना था, तो V को इस साइड और I को इस साइड। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये R1 R2, यहां पे R1 प्लस R2। चलिए एक बार इस स्टेप को कंप्लीट आपको खोल के बताते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिए, इनका एलसीएम लेते हैं। I इक्वल टू टोटल ये R1 R2, इज दैट क्लियर, और ये है EMF1 R2 प्लस EMF2 R1, फिर माइनस V और ये है R1 प्लस R2, ठीक है। अब इनके बाद ये जो डिवाइड है इस साइड लाइए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये I R1 R2 इक्वल टू EMF1 R2 प्लस EMF2 R1 माइनस V और ये R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखिए जो ये टर्म है ना एज इट इज, जो ये टर्म्स है माइनस वी वाला टर्म्स, इनको इस साइड कीजिए, तो क्या होगा, ये पहले ये मल्टीप्लाई में है, इनको इस साइड लाइए। आई इक्वल टू, एक मिनट, आई R1 R2 प्लस V R1 प्लस R2, ठीक है। कुछ नहीं किया बच्चों, ये जो माइनस का टर्म्स है इनको इनसाइड किया, इक्वल टू EMF1 R2 प्लस में EMF2 R1, ठीक है। अब इनके बाद ये जो प्लस का टर्म्स, ये जो है प्लस आई R1 R2 है, इसे एज इट इज इस साइड ले चलिए। क्या होगा, ये V इक्वल टू V R1 प्लस R2 इक्वल टू EMF1 R2 प्लस EMF2 R1 माइनस I R1 R2, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले चलिए, डिवाइड हो जाएगा। V इक्वल टू EMF1 R2 प्लस EMF2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, इज दैट क्लियर। देखिए यही है EMF1 R2 प्लस EMF2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो बच्चों ये जो स्टेप जो है ना, ये जो 3 स्टेप जो मैंने किया है, इनको थोड़ा ध्यान रखना। ये आप यहाँ पे सीधे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेप हमने लिखा था, I इक्वल टू EMF1 R2 प्लस EMF2 R1 माइनस V R1 प्लस R2, है ना। तो अब क्या है, I इक्वल टू EMF1 R2 प्लस EMF2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस V और ये R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2,
ये आप देखिए, इनकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस V R इक्विवेलेंट, ये हो गया। तब जो E इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट एक मिनट देखो बच्चों, ये जो है यहां से हमने V निकाला था, थोड़ा सा V और I का डिफरेंस है, ये V एज इट इज लिखना था, यहाँ पे आपको V लिखना है, V इक्वल टू EMF1 R2 प्लस EMF2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 और माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये बच्चों थोड़ी सी दिक्कत रह गई थी, ये V हम निकाल रहे थे, पहले I तो एज इट इज निकला ही था, तो ये V इक्वल टू ये एज इट इज रखना है। अब देखिए ये है V और ये E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो अब देखिए E इक्विवेलेंट इक्वल टू EMF1 R2 प्लस में EMF2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ये हो गया। फिर R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। देखिए यदि इनको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो ये ऊपर चला जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2। सेपरेट कीजिए तो R1 अपॉन में R1 R2 प्लस में R2 अपॉन में R1 R2, R1 R1 R2 R2 कैंसल आउट, तो ये हो गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। ये पैरेलल का रेजिस्टेंस हो गया। EMF E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस EMF2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। देखिए थोड़ा सा यहां पे, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट, दोनों को डिवाइड कीजिए, E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस में E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। और जो ये R इक्विवेलेंट है डिवाइडेड है इनटू में R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 कैंसल आउट, और ये हो गया EMF1 R2 अपॉन दोनों के R1 R2 प्लस EMF2 R1 अपॉन में R1 R2, R1 से R1 कैंसल आउट, R2 से R2 कैंसल आउट, तो फाइनली EMF1 अपॉन में R1 प्लस में EMF2 अपॉन में R2। तो बच्चों ये है E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट। देखिए एक बार ध्यान से इनको, जो ये डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में कई एक बार पूछा गया है। जैसे कि आपको पता होगा जो इस साल है ये कोविड-19 की वजह से सिलेबस 30% कम कर दिया गया, और उस 30% में से जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है इस चैप्टर का, कलर कोड कार्बन रेजिस्टर, इसे सिलेबस से कट किया गया, इसीलिए आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं करवाया गया। लेकिन ये सेल का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बढ़िया तरह से केयरफुल्ली एनालाइज करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार देखिए यहां पे जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेन थीम बता रहा हूं आपको। दो सेल लिया गया था ए और बी, फर्स्ट एंड सेकेंड, EMF1 EMF2 R1 और R2, दोनों देखिए I इक्वल टू I1 प्लस I2, यहां से I1 की वैल्यू यहां से I2 की वैल्यू निकाल के दोनों को पुटअप किया गया। पुटअप करने के बाद बच्चों मेन यहां पे ये देखिए इस पॉइंट्स में से V इक्वल टू था EMF1 R2 प्लस EMF2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहां से हमें I निकालना है, तो I को इस साइड किया गया, V को इस साइड किया गया।
तो बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए देखिए इनको मैंने सीधा लिख रखा था I इक्वल टू EMF 1 R2 प्लस EMF 2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2। तो इस टॉपिक को जो है, इस टॉपिक को सॉल्व किया गया, ये टॉपिक बना दिया। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों का क्या किया गया था, एलसीएम लेके आगे एक्सप्लेन करके ये ला गया था। तो V से यहां से जो ये I और V था, ये स्टेप को इस स्टेप से इस स्टेप लाने के लिए यहां से ये टॉपिक सोल्व किया गया है। देखिए यहाँ पे V और यहाँ पे I, और इधर क्या हो गया, ये V इस साइड आ गया और I इस साइड। तो इस टॉपिक से ये कैसे आया था, तो ये मैंने आपको रफली यहाँ पे सोल्व करके बता दिया। फिर उनके बाद आगे 1 बाय 1 स्टेप अप। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। और इस क्लास में आपने देखा कि सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स बताए गए आपको, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल, दोनों को बढ़िया तरीके से एनालाइज करना है। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स सॉर्ट आउट करेंगे। यदि आप कमेंट्स करते हैं, अपनी क्यूरीज पूछते हैं, तो हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है। हमें भी यूं फील होता है कि हमारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, और इसी तरह से टाइम टू टाइम हम आपकी ये क्लास लेके आएंगे और हर एक टॉपिक को एक एक करके समझाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो सभी बच्चों को ठीक ठीक पसंद आई होगी, और यदि क्लास सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।